वेलकम फ्रेंड्स टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ साइंस, कुछ फैक्ट्स, कुछ लॉजिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। हो सकता है उन एक्सपेरिमेंट्स को देख के आप शॉक में हो जाए, आपने कभी देखे ना हो, सुने ना हो, लेकिन उन्हीं फैक्ट्स, लॉजिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री और उन्हीं लॉ का यूज करके मैं आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसे बना है या कैसे काम करता है। तो देख रहिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे है साइंस और फिजिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स आप देख सकते हैं वो स्टार्स कैसे बने, वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स है और हमें रात के आसमान में इतनी खूबसूरत स्टार्स जो दिखते हैं वो कैसे बने, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो हम देखेंगे कि स्टार्स जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर कैसे बने। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ ही हम समझेंगे, जिसकी वजह से कि समझने में हमें परेशानी ना हो और सब कुछ हमें इसी तरीके से याद भी रह जाए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज को बनाना हो, अगर कोई कंपनी है जो टॉयज बनाती है तो उसको टॉयज बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आप ये फैक्ट, ये तो अभी हम समझ सकते हैं कि ये फैक्ट है, अगर आपको कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। जस्ट लाइक के मेरे पास ये पेंसिल है या फिर तो कोई पेपर है, अगर मुझे उसको बनाना है तो मुझे वुड यानी कि लकड़ी चाहिए होगी। तो लकड़ी क्या होगी? उसका रॉ मटेरियल। तो यही एक छोटी सी समझ अगर हम स्टार्स के ऊपर अप्लाई करें तो स्टार्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए, जो यूनिवर्स में उस टाइम पे भी था जब स्टार्स नहीं थे। तो अब देखते हैं कि वो रॉ मटेरियल कौन सा होगा। जब हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स नहीं थे तो एक नजर वहां पे भी डालते हैं कि जब हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स नहीं थे तब हमारा यूनिवर्स कैसा रहा होगा। हम जानते हैं कि हम दिन में जो भी रोशनी देखते हैं या जो भी उजाला हमें नजर आता है वो एक स्टार्स की वजह से है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो भी एक स्टार है। तो वो उजाला या वो रोशनी भी वो स्टार ही देते हैं। तो जब स्टार नहीं थे तब हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी रोशनी एमिट करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं था। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा डार्क था और अंधारे वाला था। और उस स्टेज को, जब कोई स्टार्स नहीं थे, उस स्टेज को जो साइंटिस्ट है वो डार्क एज भी कहते हैं। और ये डार्क एज जो है वो यूनिवर्स में बहुत ज्यादा समय तक चला था। लेकिन जब स्टार्स आए और उन्होंने रोशनी एमिट करना शुरू किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे रात का आसमान कितना खूबसूरत हो चुका है। तो रॉ मटेरियल के बारे में हमने बात की कि रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। तो स्टार्स को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा? तो अगर हम सोचें तो जब स्टार्स यूनिवर्स के अंदर नहीं थे उसके पहले यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यू के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। और जो हाइड्रोजन गैस है यूनिवर्स के अंदर, वही गैस किसी भी स्टार्स को बनाने के लिए सबसे पहला रॉ मटेरियल की तरह हाइड्रोजन यूज हुई। हाइड्रोजन के ऊपर एक फंडामेंटल फोर्स जब लगी तो यही शुरुआत हुई स्टार्स के बनने की। तो हाइड्रोजन के भी ऊपर हम एक नजर कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो भी कैसी होगी। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो यूनिवर्स के सबसे सिंपल एटम्स के अंदर से है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे सिंपल है। तो हाइड्रोजन कैसे होगा, हाइड्रोजन का एक एटम कैसा होगा? तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसके अंदर हम जानते हैं कि सेंटर में, किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं सेंटर के न्यूक्लियस के अंदर उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज है वो न्यूट्रल रहता है। तो कोई भी एटम नॉर्मली जब नेचर के अंदर चार्ज हो वैसा नहीं पाया जाता, वो न्यूट्रली पाया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सेम वैल्यू में होते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
वाला एटम है पूरे यूनिवर्स के अंदर। और ये हाइड्रोजन गैस हमारे यूनिवर्स में अभी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे यूनिवर्स में हम देख सकते हैं कि स्टार्स भी बहुत सारे हैं। और अभी भी हाइड्रोजन गैस हमारे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यही हाइड्रोजन के एटम्स और ये हाइड्रोजन के गैस के क्लाउड्स जो है वो यूनिवर्स को बनाने में रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ, जब उनके ऊपर एक फंडामेंटल फोर्स का लगना शुरू हुआ। तो हम अब बात करेंगे वो फोर्स कौन सी थी। तो वो फोर्स जो है वो हम सभी जानते हैं और हमारे डेली दिनों में और हमारे रूटीन में भी इस फोर्स के हमें महसूस होता ही है। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि ये मैं पेंसिल लेता हूँ और इसे छोड़ता हूँ तो ये सीधी नीचे ग्राउंड पे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स को हम बखूबी जानते हैं और वो फोर्स है ग्रेविटी। तो यही ग्रेविटी की फोर्स जो है उन गैस के क्लाउड्स के अंदर लगना शुरू हुई और इसी वजह से स्टार्स के बनने की शुरुआत हो चुकी। छोटी सी नजर डालते हैं ग्रेविटी के ऊपर कि ग्रेविटी जो फोर्स है वो कैसे काम करती है या स्टार्स को बनाने के लिए ये ग्रेविटी की फोर्स कैसे अप्लाई हुई। तो ग्रेविटी की फोर्स के बारे में मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये जो ग्रेविटी का रूल है ये नॉर्मली सबको पता ही होता है कि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटी को समझने के लिए एक इक्वेशन है, ये भी आपको शायद तक पता ही होगा। F = यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इक्वेशन, जिसमें जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटी लग रही है उन दो ऑब्जेक्ट का मास डालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डालना है, जिससे कि आप लगने वाले फोर्स को वैल्यू कर सकते हैं। और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट ही रहती है। इसके बारे में ज्यादा बात न करते हुए हम आएंगे स्टार्स के ऊपर। स्टार्स को बनाने में कैसे ये यूज हुई। तो हम अगर समझना चाहें ग्रेविटी को कि अगर आपने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल लूं तो वेट फॉर मिनट। मेरे पास कुछ था नहीं बट मुझे ये मैच बॉक्सेस मिले हैं तो मैं इसी के जरिए एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। एक्सप्लेन तो अच्छा ही हो ही जाएगा, जस्ट मैं जो कहता हूँ आप ट्राई करते रहिए। जस्ट लाइक कीजिए जो मैच बॉक्सेस हैं वो आप हाइड्रोजन के आइटम मान लीजिए, क्योंकि हमें ये जो फोर्स है वो हाइड्रोजन के गैस के क्लाउड्स के ऊपर अप्लाई करनी है। तो हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के जो क्लाउड है उनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, उनकी वजह से जो है वो क्लाउड बना होगा। तो उनके अंदर ऐसे मान लीजिए कि ये दो एटम्स है, इससे तो बहुत सारे एटम होंगे लेकिन हम दो ही एटम को मानते हैं। तो इनके ऊपर भी ग्रेविटी की वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, वही फोर्स उसी तरह की फोर्स इसके ऊपर लगेगी। तो ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो मैच बॉक्सेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स यही करती है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एटम्स को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो एटम्स है वो करीब आना शुरू हो जाएंगे। यही करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के उस क्लाउड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की अट्रैक्शन लगाएंगे और धीरे धीरे सारे के सारे एटम्स जो है वो पास आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटी की ये जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स है, ये इतनी ज्यादा अट्रैक्शन में आती नहीं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्रेविटी की फोर्स लगती है तो यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो काफी वीक फोर्स है। तो जो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और गैस जो है वो कॉम्प्रेस होना शुरू होगी, वो बहुत ही फास्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है जो वो बहुत ही, हाइड्रोजन के एटम का वेट बहुत ही कम होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स है वो भी कम ही लगेगा। कैसे? अगर हम देखें कि अर्थ जो हमारा प्लेनेट है वो कितना बड़ा है और हम भी ज्यादा हम नहीं है लेकिन अर्थ कितना बड़ा है, लेकिन वो भी हमारे ऊपर ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगा सकता। हम सिर्फ इतने वैल्यू में ही इस फोर्स को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के उन छोटे छोटे एटम्स के ऊपर तो बहुत ही कम वैल्यू का फोर्स लगता होगा, लेकिन ये फोर्स लग रही है, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो यही फोर्स उन क्लाउड के ऊपर लगना शुरू होगी और गैस का क्लाउड जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा। गैस के कॉम्प्रेशन की वजह से क्या होगा, उसकी जो असर को जानने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है, कुछ होगा
कि नहीं होगा। तो हम ये कैसे पता लगाएं? तो इस बात को पता लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, जिससे कि अब हम जान पाए कि गैस के कंप्रेस होने की वजह से कुछ होगा या तो नहीं। तो चलो अब हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की ओर जाते हैं। तो मैंने कहा आपको कि जो गैस का क्लाउड है उसने कंप्रेस करना शुरू किया। तो गैस के क्लाउड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है, बहुत सारे हाइड्रोजन की गैस है। तो अगर हम देखें हमारे अर्थ पे और हम जानना चाहे वहां पे क्या हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम भी एक बहुत ही घने एटमॉस्फेयर के बीच में रह रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे गैस के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे एटम है। तो कुछ चीजें जो वहां पे गैस की उन क्लाउडों के अंदर अप्लाई हो रही होगी वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही होगी। तो उसी बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि अगर इस एक्सपेरिमेंट से जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया तो आगे की जो स्टार्स को बनाने की स्टोरी है या मेरी जर्नी है वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मे भी आप सरप्राइज हो जाओ, आपने कभी पहले देखा भी ना हो, लेकिन छोटे बच्चों को स्कूल में कराया ही जाता है ये एक्सपेरिमेंट। तो मेरे पास ये एक कांच का ग्लास है और ये कार्डबोर्ड का एक छोटा सा पीस है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे आके ही गिर रहा है। यहाँ पे ये लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो उसे नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, यह यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा भी ग्लास है जिसके अंदर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं उस इफेक्ट को जो गैस की कॉम्प्रेशन की वजह से या गैस के डेंसिटी की वजह से होता है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ सकते हैं। और ये एक बात की हम पृथ्वी के अर्थ के सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गैस की डेंसिटी भी यहीं पे होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का जो सबसे अच्छी जगह है वो यहाँ पे सरफेस पे होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी यहाँ पे ही ज्यादा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं, मैं इसको यहाँ पे रखा, मे भी देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको उल्टा किया और आप देखिए ये जो पेपर है वो नीचे नहीं गिर रहा है। तो यही कमाल है एटमॉस्फेयर के उस चीज का जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो पेपर को नीचे गिरने ही नहीं देता। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो कैसे हुआ। ये पानी पीने का था ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पानी है वो नीचे नहीं गिरा, और चिंता मत कीजिए, जो पानी था वो भी पीने का ही था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो ये पानी नहीं गिरा, किस वजह से? तो अगर मैं आपको बताऊं या फिर आपको पहले से भी पता हो कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ऊपर भी प्रेशर लगाता है, क्या आप जानते हैं इस बात को? इसी वजह से जब हम किसी भी ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाते हैं या माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो कम होने लगता है। इसी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो हमने ये बात अब आपको पता चलने लगी होगी कि एटमॉस्फेयर भी हमें प्रेशर लगाता है। और एटमॉस्फेयर क्या है? वही गैस है, और वही गैस हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है। और उसी प्रेशर की वजह से ये जो कार्डबोर्ड का पीस था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नीचे नहीं गिर रहा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है उस एटमॉस्फेयर के फोर्स को समझने के लिए। और तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जब गैस घनी होती है और डेंस होना शुरू कर देती है तो वो प्रेशर लगाती है। और ये प्रेशर हमने अभी एक्सपेरिमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे लगा वो उन्हीं गैस के क्लाउड्स के अंदर भी लगना शुरू हो ही गया होगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की जो गैस है वो डेंस हुई तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। हमारे यहाँ पे तो जो गैस एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर कांस्टेंट एक सा ही प्रेशर बनाए रखती है, जिसकी वजह से हम ये फील कर रहे हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। लेकिन जब स्टार्स के बारे में हम बात करें या उन गैस के क्लाउड्स के बारे में बात करें जो स्टार्स को बनाएंगे, तो वहां पे जो है बहुत सारी हाइड्रोजन गैस थी। और हमने अभी भी ग्रेविटी की फोर्स के बारे में अगर आप बात करें वापिस से, तो गैस को उसने कॉम्प्रेस किया, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ी और गैस के क्लाउड का मास भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और ग्रेविटी की फोर्स का जिस इक्वेशन के बारे में हमने बात की, उस इक्वेशन के जरिए हमें पता चलता है कि गैस के क्लाउड का जो मास बढ़ा
उसकी ही वजह से वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगेगा और दूर की जो गैस के क्लाउड्स होंगे वो उनको भी धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लगेगा। तो उसके बढ़े हुए मास की वजह से वो दूर के गैस को अट्रैक्ट करने लगा और उस अट्रैक्शन की वजह से और एक्सेस हाइड्रोजन गैस की वजह से और भी दूर की जो गैसेस है वो उसके अंदर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और इसी तरह से वो अट्रैक्ट करने लगेगा। और इन्हीं ग्रेविटी की वजह से जो गैस अंदर आना शुरू हुई है वो उस गैस के डेंस क्लाउड के आसपास स्पिन करना शुरू कर देगी। जैसे कि किसी भी हमारे सूर्य के आसपास हमारे 8 प्लेनेट जो है ऑर्बिट में घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, उसी तरह से वो गैस को भी ग्रेविटी घुमाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे उसको अपने अंदर खींचने लगेगी और जो है वो गैस ज्यादा से ज्यादा डेंस होना शुरू कर देगी। और डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो हम देखें कि एटमॉस्फेयर में गैस ज्यादा बढ़ती नहीं है और ना ही कम होती है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन गैस की डेंसिटी जैसे बढ़ेगी वैसे उस प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा और उस गैस के सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर हमें मालूम पड़ने लगेगा। तो ये प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो ग्रेविटी जो है हमारे ऊपर इस अर्थ के सेंटर की ओर फोर्स लगा रही है, तो वहां पे भी ग्रेविटी जो उन गैस को सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही होगी और इसी वजह से सेंटर के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एटम है और ऊपर से दूसरे भी हाइड्रोजन के एटम वहां पे आने का ट्राई कर रहे हैं, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो ही रहा है और इसी वजह से सेंटर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जब 14 मिलियन फ़ारेनहीट तक चला जाता है तब होता है स्टार्स के अंदर एक ऐसी चीज जो हमको इस यूनिवर्स में दिखने वाले स्टार्स के जैसी उन हाइड्रोजन के क्लाउड को बना देती है। तो क्या होता होगा उनके अंदर, चलिए समझते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उसको साइंस के अंदर क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन एटम्स के ऊपर जब वो टक्कर होने के लिए आते हैं तो उनके न्यूक्लियस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो है उनको रिपल्स कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन के वो गैस बहुत ज्यादा गैस अंदर एमिट हो जाती है और उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है और एक्यूरेट 14 मिलियन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के ऊपर जब दो एटम एक दूसरे के साथ टक्कर होने के लिए आते हैं तो जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है वो न्यूक्लियस के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, जो रिपल्सन की फोर्स है वो अब जो है वो कमजोर होने लगी है। तो हाइड्रोजन के जो वो दो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे और दोनों ही एटम के न्यूक्लियस मिल जाएंगे और इसी वजह से हमें एक नया एटम मिलेगा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम जानते हैं इस एटम को हम क्या बोलेंगे, इस एटम को हम कहेंगे हीलियम। तो और इस प्रोसेस में जैसे कि 2 एटम्स के न्यूक्लियस मिले और दूसरा नया एटम बना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं बहुत ही डीपली, ज्यादा डीप से तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम कहें तो कोई भी इंसान आपको कह देगा कि इस प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो एमिट होती है। हमने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए और हम जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से और यही रीजन है कि जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं वो हमें इतनी ज्यादा हीट देते हैं और इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं और यही एनर्जी को हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे यूज भी करते हैं और यही एनर्जी से हमारी पूरी की पूरी अर्थ और हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो काम करता है। सिर्फ ये हीट ही नहीं देते, रोशनी भी देते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन भी देते हैं। उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है उस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से। तो अब हमने देखा कि उन स्टार्स की एनर्जी जो है एमिट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से जब वो एकदम से ही न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी इग्नाइट होना शुरू हो जाती है तो ये एनर्जी की वजह से एक शॉकवेव निकलती है और ये शॉकवेव जो है वो आसपास के एक्सटर्नल जितनी भी गैसेस होती है उसको बाहर निकाल देती है और सबसे ज्यादा
डेंसिटी वाली गैस जो सेंटर में होती है वही वो अपने पास रखती है। और ये जो कंटिन्यूसली न्यूक्लियर की प्रोसेस चल रही होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और इसी तरह से कोई भी स्टार या कोई भी स्टार आप यूनिवर्स में देख लीजिए, वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता रहता है। तो इसी तरह से अगर किसी स्टार ने ज्यादा मात्रा में अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को रखा होगा तो उसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा होगी। ये हम समझ ही सकते हैं कि ज्यादा हाइड्रोजन होगी तो हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा और लाइफ टाइम भी उसकी बढ़ ही जाएगी। तो अब मैं बात करूंगा कि इस तरह से स्टार्स तो बना, लेकिन स्टार्स के कलर्स क्या होंगे, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे कलर में मालूम पड़ते हैं हमें। तो हम जो ये स्टार्स देखते हैं हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर से, वो है स्टार, उसका नाम हमने रखा है सन। तो ये हम जानते हैं कि ये सन जो स्टार है वो येलो कलर का है। तो हमारे यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले स्टारों में से जो सन है वो एक एवरेज वैल्यू का स्टार है, और ये जो स्टार है वो अभी उसके मिड एज में चल रहा है, मतलब जितने साल वो जिया है उतने साल आगे भी वो जिएगा। और स्टार्स जो सन है उससे कम वैल्यू के भी, कम मास के भी स्टार्स पाए जाते हैं, और उससे कई ज्यादा बड़े स्टार्स भी यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटे मास के या सबसे कम साइज के जो स्टार हैं वो स्टार हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं, और ऑन एन एवरेज साइज के जो सन जैसे स्टार्स हैं वो हमें येलो कलर के नजर आते हैं। उससे बड़े, सन से बड़े जो स्टार्स होते हैं वो हमें नीले, मतलब कि ब्लू कलर के नजर आते हैं। और उससे भी बड़े, जो कई ज्यादा बड़े हैं और यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्टार्स जो है वो हमें रेड कलर के नजर आते हैं।